दीपक शुभ्राष्टा जी की बात सुनिएगा 30 सेकंड। भगवान करे ऐसा वजन, भगवान करे ये दिन प्रतिदिन और वजनदार होते जाएं, इतने वजनदार होते जाएं, इतनी आवाजें निकालते रहें कि भाई ये बेस ये टेलीविजन पे और अपनी पार्टी के अंदर आवाज ही आवाज निकालें, क्योंकि ये बहुत ही ये एक्चुअली ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब समय है आमिर जी, कि विरोध का स्वर बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है। अभी आप देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दो बार जिक्र आ गया इस शो में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जब दुर्गा कहा था, तब इतनी चिल्लपो नहीं मची थी, किसी में कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई थी कि कौन पार्टी छोड़ के चला जाएगा, इंदिरा जी कहीं भाजपा तो ज्वाइन नहीं कर लेंगी, ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा जी के तत्वावधान में एक नई पार्टी खुल जाएगी। भाई आप सोचिए कि कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है। ये छीटाकशी चलती रहेगी, लेकिन ये विपक्ष आग लगाना चाहती है। वजन है, वजन होती है तो आवाज आती है, हवा में आवाज थोड़ी आती है। आपने देखा नहीं लॉजिक कितने सारे दिए गए हैं। कोई मंत्री है जो दो मंत्री है जो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके पास ब्लैक है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो ब्लैक कहां मेल हो रहा है, पूरी पहेली बन गई है। अब इन सवालों का जवाब जिनको देना चाहिए वो उपस्थित है नहीं, जो उपस्थित हैं वो बार बार ऐसी बात बोल जा रहे हैं जिसमें स्वयं उलझ करके रह जा रहे हैं। ये तो मैं तो सही कह रही हूं कि आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आपके चैनल पे। आपकी डिबेट ना होती आमिर जी तो वहां राजस्थान में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 1000 करोड़ की बात की गई, 1000 करोड़ टैक्स पेयर का ही पैसा था ना। ये लूट करके कौन ऐसे 2-3 मिनिस्टर हैं जो भाजपा ज्वाइन करने का सोच रहे हैं ईडी के प्रेशर में? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो अब लग भिड़ करके लोगों को बस इसी का पता लगाना चाहिए। ये मुझे लगता है स्कैम ऑफ द सेंचुरी है। आचार्य जी घोटाला के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला होगा जो राजस्थान आचार्य जी इस पे तो बिल्कुल मैं तो शुक्ला जी यहाँ पर है, मैं तो कहूंगी कि भाजपा का भी जो प्रबुद्ध जो उनका सेल है वो भी लगे इसके पीछे और पता करे कि भाई ये क्या है। जो टैक्स पेयर है उनको तो पता होना चाहिए कि उनका पैसा, उनका अपना कमाया हुआ पैसा जो उन्होंने सरकार को राजस्थान में 1000 करोड़ से ऊपर गबन हो जाता है। मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूँ। राजस्थान में इंदिरा रसोई है, इंदिरा रसोई के बाहर जो प्लेटें पड़ी होती है उसमें सुअर उस प्लेटों को चाट रहे हैं, उनमें खाना दिया जा रहा है। तस्वीरें वायरल है, कोई भी देख सकता है। सरकार चलाने की बजाय, सिस्टम चलाने की बजाय, आपको जहां का शासन दिया गया वहां पर आप कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है और इसीलिए लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये राजस्थान की जनता के साथ छल हो रहा है। अगर ये सब कुछ सच है तो ये छल है। गवर्नेंस की बजाय ध्यान है कि किसको कुर्सी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, पायलट को मिलेगी, गहलोत को मिलेगी, गहलोत आएंगे, पायलट आएंगे। इसमें राजस्थान की जनता का क्या फॉल्ट? आप कहते हैं मैं केंद्र के अंदर सत्ता दे दीजिए, क्या करेंगे आप केंद्र में सत्ता में आकर? यही सब। अमीश देवगन आप सवाल करके जवाब सुनने की संयम नहीं रखते, जवाब सुनने का बिल्कुल सवाल दाग देते हैं। भाई अगर अशोक गहलोत की सरकार में इतना सब कुछ हो रहा है जो आप बता रहे हो कि वहां खाना वो खा रहे हैं, प्लेटों में सड़ रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को वहां के मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों करी उन्होंने? फिर तो प्रधानमंत्री जी को वहां के मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। तो ये तो फिर प्रधानमंत्री जी देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस में बेसिक फर्क ये है शुभरास्ता जी कि कांग्रेस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है, वहां स्वतंत्रता है बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है। लेकिन बीजेपी में तानाशाही है। बीजेपी में कोई सब जानते हैं, प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, योगी जी के शासन में क्या गड़बड़ हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो बेइज्जती हुई उनको सब जानते हैं, वहां धूमल जी का क्या हाल हो रहा है, वहां अनुराग ठाकुर का क्या हाल हो रहा है, वहां निशंक जी का, मदन कौशिक जी का उत्तराखंड में क्या हाल हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन आपके यहाँ कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटाता क्योंकि वहां दहशत का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दहशत का माहौल नहीं है, यहाँ इनर डेमोक्रेसी है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के गवर्नेंस मॉडल है कि ये समझ लेना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप सरकार चला रहा है, वो मुख्यमंत्री की तारीफ, अगर प्रधानमंत्री की तारीफ क्या बोल देते हैं, वरिष्ठतम है। वरिष्ठतम तो आपको भी कह सकती है बीजेपी से कोई, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे आचार्य जी। ये लोग कोई बोल देगा, संबित पात्रा बोल देगा, प्रेम शुक्ला बोल देंगे कि आप वरिष्ठ हैं, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर पैमाना ये है, मैं पूछ रहा हूं कि 2024 में आप सरकार बनाने जाएंगे, क्या गवर्नेंस मॉडल होगा आपका? राजस्थान कि राजस्थान में जैसे सरफटाउल हुआ वैसे ही देश में होगा? अरे वो हमारा गवर्नेंस आरोप लग चुका है कि आपने एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बना दिया था 2024 में गवर्नेंस मॉडल वो कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर। ये तो आप ही के लोगों ने आरोप लगाया। आजादी जब मिली थी, जब देश की आजादी मिली तो इस देश
जब देश की आजादी मिली तो इस देश में सुई नहीं बनती थी। पंडित नेहरू ने इस देश का निर्माण किया। और जो आज मोदी जी की सरकार में तमाम चीजों को बेचा जा रहा है, ये पंडित नेहरू की देन है, ये इंदिरा गांधी जी की देन है। सर मैं बार बार कहता हूँ, पुरानी कहावत है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो, बदल दी। कांग्रेस के दिन बदल चुके हैं। कांग्रेस तब की कांग्रेस अलग थी, अब की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस के दिन बदल चुके हैं। कांग्रेस हैज टू रियलाइज दिस। मैं पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं पिछले 22-23 साल से। आप खुद देखिए कांग्रेस का क्या दौर था और क्या दौर आ चुका है। अमीश देवगन जी 24 अकबर रोड को डिसाइड करता था तो सबको मान्य होता था। आज 24 अकबर रोड की हैसियत कमजोर हुई है। अमीश देवगन जी गुजरात की सरकार के गवर्नेंस पे सवाल उठाइए। वहां 200 लोग मर गए। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप। लेकिन आज की जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है। सुभाष, ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वहां पे सब दब के रह रहे हैं, सब डर के रह रहे हैं। आमिर जी, मैं चूंकि अंग्रेजी डिबेट से भी जाती रहती हूँ, मैं ये शब्द ढूंढ ही रही थी कि इनर डेमोक्रेसी क्यों नहीं, ये बॉल इनर डेमोक्रेसी वाली क्यों नहीं फेंकी गई अभी तक। ये अगेन ये भी एक चलाया जुमला है जो इस तरीके के हर कंफ्यूजन के बाद आता है कि भाई हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ इतनी इनर डेमोक्रेसी है प्रमोद कृष्णन जी कि अभी हमने देखा शशि थरूर जी ने जब चुनाव लड़ा आपके यहाँ, उस समय आपकी इनर डेमोक्रेसी उबल कर बाहर आई हमारे सामने। इसके पहले भी गांधी परिवार का जिसने विरोध किया और उनका क्या क्या हश्र किया गया, वो एकदम उछल कर वो इनर डेमोक्रेसी आपके सामने आती है। देश की जनता को बरगलाइए मत। आपके यहाँ कंफ्यूजन है, आप सांगठनिक रूप से कमजोर हैं। आपके यहाँ आज कोई एक कद्दावर नेता नहीं है जिसके कहने पर पार्टी एकजुट हो सके। ये तीनों की जो तिकड़ी है ऊपर फैमिली परिवार की, वो बिल्कुल ही कमजोर तिकड़ी है। ठीक है। अच्छा आचार्य जी तो अब पहले मैं बोल लेती हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा आचार्य जी। आप बताइए ना, अभी तक पिछले 10 सालों में सोनिया जी ने, राहुल ने या प्रियंका ने, इन तीनों ने ऐसे कोई ऐसा निर्णय लिया जिसको पार्टी ने सर्वमान्य तरीके से माना हो और आगे चल करके कोई चुनाव जीते हो? जब नहीं हुआ, आप अपनी समस्या समझिए कि क्या है। आज तक प्रियंका गांधी किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को पकड़ करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लॉन्च नहीं कर पा रही। आपका घर जल रहा है और आप कह रहे हैं इनर डेमोक्रेसी है। देखिए अमीश जी, इन्होंने कंफ्यूजन की बात उठाई, तो कंफ्यूजन किसे कहते हैं मैं बताना चाहता हूं। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुल टूटना जो है ये भगवान की जो है, ये भगवान का एक तरह से प्रकोप है और बंगाल की सरकार अभागी है जहां ये घटना घट रही है। वो गुजरात की सरकार पे क्या कहेंगे, ये कंफ्यूजन होना चाहिए, इसको कहते हैं कंफ्यूजन। दूसरी बात है 2024 की बात आई। हम लोग, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने क्या फैसला लिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस के अंदर इलेक्शन होगा और कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नॉन गांधी परिवार से होगा। क्या बीजेपी में यह फैसला हो सकता है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो है वो चुनाव से आएगा? नहीं हो सकता है। ये फर्क है। हमने एक दलित को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, हमने एक सीनियर व्यक्ति को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया है। 2024 में हम के नेतृत्व में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आचार्य जी अब सुन लीजिए, बनाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। आप भी हमारा समर्थन करिएगा। नहीं, हसीन सपने देखने का अधिकार हर किसी को है। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं, अशोक गहलोत ने जो निकम्मा, नकारा सचिन पायलट के लिए कहा, अगर वही गांधी परिवार के लिए किसी के लिए कह देते तो क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा जाता? और मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरह से अशोक गहलोत खेमे ने अपमान किया, जो आप स्वयं बता रहे हैं, तो वो अगर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का ऐसा अपमान हुआ होता तो क्या वो पार्टी में रह पाता? आप कृपा करके बताइए। इनर डेमोक्रेसी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए श्रीमान राहुल गांधी पर्यवेक्षक बनकर गए होते, उनका अपमान हुआ होता, वही अध्यक्ष बन जाते तो क्या होता? तो आपके यहाँ जो इनर डेमोक्रेसी है वो एक गांधी परिवार को छोड़ दीजिए, बाकी एक दूसरे के बारे में आप वार प्रतिवार कर सकते हैं, ऐसा फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए समय यहीं समाप्त हो रहा है।
बहुत बहुत प्रेम शुक्ला जी, मैं जवाब जी देना चाहता हूं। आचार्य जी 10 सेकंड बात रख लीजिए, आप रख लीजिए। प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था। हाँ, सोनिया गांधी जी के सामने जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो पार्टी से नहीं निकाले गए थे। पीएस संगमा और तारिक अनवर साहब ने विदेशी का मुद्दा उठाया था और सोनिया गांधी जी ने आज भी तारिक अनवर साहब को वापस कांग्रेस में लिया। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, गांधी परंपरा है। शुक्रिया शुक्रिया आलोचना को थैंक यू। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि कुल मिलाकर कांग्रेस अपना घर अगर नहीं संभाल पा रही है तो दूसरे पे दोषारोपण करके आप अपने घर को बेहतर नहीं बना पाएंगे। आपको अपना घर खुद ही संभालना पड़ेगा, कोई पड़ोसी नहीं आता संभालने के लिए। अब देश नहीं झुकने देंगे।